Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session what we will discuss about? We will discuss about the landmark judgment that is Mohammad Ahmad Khan versus Shah Bano. हमारी जजमेंट्स या बदलाव की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमारी आज की जजमेंट है शाह बानो केस। देखिए बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट। बट इस जजमेंट को मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जजमेंट हमारे नेशन में इंडिया में बदलाव लेकर आई। बट इस जजमेंट को मैं ये कहूंगी कि इस जजमेंट में एक इनिशिएटिव लिया गया और वो इनिशिएटिव भी लिया गया बाय 62 ईयर ओल्ड एज वुमेन। 62 ईयर जो वुमेन है उनकी द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। आपके सामने तस्वीर है हमारी शाहबानो की, देख लीजिए। तो इस जजमेंट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए इस जजमेंट में बहुत ही एक वाइड कंसेप्ट है जिसके बारे में चर्चा हुई थी, दैट इज आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम यूसीसी कह देते हैं जिसको। उसके बारे में भी चर्चा की गई थी। राजीव गांधी का भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन था, बहुत चीजें इस केस में हैं। तो हम आज एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी कंफ्यूजन है या फिर तो केस से रिलेटेड या फिर यूसीसी से रिलेटेड या फिर हमारा एक एक्ट आया था राजीव गांधी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, हम देखेंगे उसके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाफ नॉलेज जो होती है हमेशा हानिकारक होती है। हाफ नॉलेज मत रखिएगा, जहां से भी आपको चीजें पता होंगी यूसीसी के बारे में। देखिए क्योंकि मीडिया के द्वारा हमें कुछ चीजें पता लगती हैं या फिर आपस में दोस्त बैठे होते हैं वो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन एक एक चीज जब पता होगी तभी हमारे जो हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए जो जजमेंट है, कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। हमारे पेटिशनर जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट में आए, वो कौन थे? मोहम्मद अहमद खान और रिस्पोंडेंट हमारी शाह बानो बेगम। बेंच की बात की जाए, 5 जजेस बेंच, उनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक थे जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दैट इज वाई.सी. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस डी.ए. देसाई, ऑनरेबल जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड ऑनरेबल जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया की जजमेंट थी ये। 5 जजेस बेंच ने ये जजमेंट सुनाई थी और जजमेंट की तारीख देख लीजिए। डेट ऑफ जजमेंट थी 23 अप्रैल 1985। एक ऐसा दिन जो भी प्रैक्टिसेस पहले चलती थी उसमें बदलाव लेकर आया, चेंज लेकर आया इस जजमेंट के द्वारा। ठीक है, फैक्ट्स की बात करते हैं। ये जजमेंट में क्या हुआ था, एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस तरह से ये कोर्ट में ये केस आया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था। बात है 1932 की। शाह बानो की शादी होती है मोहम्मद अहमद खान के साथ, जो बहुत ही रिनाउंस्ड एडवोकेट थे इंदौर के। ठीक है, उनके 5 बच्चे होते हैं जिनमें से 3 सन्स और 2 डॉटर्स होती हैं। बहुत ही अच्छे से शादी चल रही थी, लेकिन आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ द मैरिज क्या होता है, शाहबानो के जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर लेते हैं अपने से एक छोटी लड़की के साथ। तब भी बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा था, दोनों बीवियां आपस में साथ में रह रही थी। लेकिन आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज जो अहमद खान है वो शाहबानो को डिसऑन कर देते हैं। उनको कह देते हैं कि अब आप इस घर में नहीं रह सकते, आप और ये जो 5 बच्चे हैं इनको लेकर आप कहीं और चले जाइए। ये बात है 14 ईयर्स आफ्टर मैरिज की। तो 1975 की बात करें तो उस समय की बात है जब इनको डिसऑन किया गया। 1978 में शाहबानो ने केस फाइल कर दिया इन द लोकल कोर्ट। क्वेश्चन उठता है कि शाहबानो ने इतना वेट क्यों किया, 1975 और 1978, ये जो टाइम पीरियड, टाइम गैप है, ये क्यों किया गया, ये जो डिस्टेंस था, डिफरेंस था, क्यों आया? तो यहाँ पर देखिए जो हमारे जो अहमद खान है वो 200 रुपया पर महीना शाहबानो को दे रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने ये बंद कर दिया देना। तभी 1978 में हमारी शाहबानो केस लेकर आई। और ये भी देख लीजिए, उनके हस्बैंड थे एडवोकेट, लेकिन तब भी शाहबानो मानी नहीं। एक जो करेज होता है एक लेडी के अंदर, वो उन्होंने शो किया और वो केस लेकर आई। ठीक है, और 1978 में शी ब्रॉट एन अपील अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर। 125 सीआरपीसी बहुत ही अहम इस केस का जो सेक्शन है इसमें बात करता है, और हम इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस की बात करता है। अभी मैं आपको अगर बता दूं तो मेंटेनेंस के लिए ये अप्लाई लेकर आए, अपील लेकर आई कि मुझे मेंटेन किया जाए। ठीक है, 1978 में ही क्या किया, देखिए अब जो शाहबानो के हस्बैंड है उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके खिलाफ केस कैसे आ गया, वो भी उनकी अपनी बीवी के द्वारा। उन्होंने क्या किया 1978 में, तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक
कह दिया जो उस समय इर्रिवोकेबल था। ये हमने पिछली जजमेंट में शायरा बानो के केस में हमने देखा, ट्रिपल तलाक की जजमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। तो यहाँ पर भी ट्रिपल तलाक दिया गया और जो शादी थी उसको तोड़ दिया गया। अब बात आती है लोकल मजिस्ट्रेट ने कितना जो एलिमनी थी, कितनी जो पैसे थे वो दिए गए मेंटेनेंस के लिए, क्या कहा गया, ₹25। देखिए, अब अगर उस समय की बात करें तो ₹25 इतने भी ज्यादा नहीं थे कि एक औरत अपने को भी पाले और अपने बच्चों को भी पाले। ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो इसीलिए शाहबानो क्या है, वो अपील लेकर आई, प्ली लेकर आई, हाई कोर्ट में वो गई इन 1908। बात है 1908 की, जब शाहबानो अपील लेकर आई हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने क्या ग्रांट कर दिया, हाई कोर्ट ने ग्रांट किया हमारा कॉम्पनसेशन, हमारी मेंटेनेंस कितनी, ₹179.80, ठीक है, पर मंथ। ये कहा गया कि ये मेंटेन किया जाएगा शाहबानों को बाय हर हस्बैंड जो अहमद खान है उनके द्वारा, ठीक है। अब इस केस के खिलाफ जो शाहबानो के जो हस्बैंड है वो आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। उनका आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या था? उनका आर्ग्यूमेंट था कि देखिए, अब मैंने जो शाहबानो को है डाइवोर्स दे दिया गया है, अब वो मेरी वाइफ नहीं है। तो हमारे कुरान में क्या कहा जाता है, हमारे इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को, शादी नहीं हुई है मतलब डाइवोर्स हो गया है, उसके बाद मेंटेन करूंगा तो इसको कहा जाता है हराम, और ऐसी प्रैक्टिस मैं तो नहीं करूंगा, एंड आई एम नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। ये कहा गया, ये आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे, ठीक है। तो यही फैक्ट्स की बात है। ये जो फैक्ट्स में भी चीजें आ रही हैं ना अभी, जैसे कि अभी हमारे अहमद खान ने कहा कि मेरे लॉ में, मेरे मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है, इस्लाम में ये कहा गया है। इन फैक्टर्स को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। अभी केस जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि केस कहानी चली हुई है तो कहानी को बीच में क्यों रोकना, अच्छे से बाद में एनालाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। तो देखिए, फैक्ट्स तो ये रहे हमारे इश्यूज। अब इस जजमेंट में क्या आए कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मुस्लिम्स पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, whether the amount of meher given by a husband on divorce is adequate to get the husband rid and is liable to maintain his wife or not। कि जो मेहर में अमाउंट दिया जाता है क्या वो बस उतना ही काफी है, is adequate to get rid and is liable to maintain his wife or not। and third issue क्या बना, whether uniform civil code applies to all religions or not। थर्ड इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड और फर्स्ट इशू जो है इस केस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बात ही यहाँ पर ये हुई है। थर्ड में क्या कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 अप्लाई होगा सारे रिलीजन्स में कि नहीं होगा। जजमेंट क्या कहती है, जजमेंट ने कहा कि देखिए, जो सेक्शन 25 क्लॉज 3 हमारी मेंटेनेंस जो बात करता है, सेक्शन 25 वो सीआरपीसी का, वो यहाँ पर अप्लाई होगा, मुस्लिम्स पे भी अप्लाई होगा। ये ओवरराइड करता है पर्सनल लॉज को। तो अगर कोई भी कंफ्लिक्ट आ जाता है पर्सनल लॉ में और सीआरपीसी में, अगर सेक्शन 25 में आ जाएगा कंफ्लिक्ट, तो सीआरपीसी सेक्शन 125 ओवरराइड करेगा पर्सनल लॉज को, और सेक्शन 125 अप्लाई करेगा, बी इट हिंदू, बी इट मुस्लिम, बी इट पारसी, बी इट सिख, बी इट ईसाई, सब पर ये जो है अप्लाई करेगा। ये कहा गया जजमेंट। और जजमेंट में क्या कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू द वाइफ एक्सटेंड बियॉन्ड द इद्दत पीरियड इन द इवेंट दैट द वाइफ डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू मेंटेन हरसेल्फ। यहाँ पर कहा गया कि जो भी ऑब्लिगेशन है हस्बैंड को, हस्बैंड की पे करने की वाइफ को, वो बियॉन्ड इद्दत पीरियड जाएगी अगर वाइफ जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है डाइवोर्स के आफ्टर 90 डेज, जब तक जो वाइफ है वो रीमैरिज नहीं कर सकती, और तब तक जो है हस्बैंड उनके इन मुस्लिम लॉ वो उनको क्या कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि ये बियॉन्ड इसमें जाएगा, बियॉन्ड 90 पीरियड्स चला जा सकता है अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। और यहाँ पर ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, द हस्बैंड्स लीगल लायबिलिटी विल कम टू एन एंड इफ डाइवोर्स वाइफ इज कॉम्पिटेंट टू मेंटेन हरसेल्फ। बहुत ही ये क्वेश्चन हमेशा उठ जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो लीगल लायबिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी उस समय। जजमेंट्स में तो ये बातें कही गई। तो देखिए, अब आप सोचोगे कि अच्छा खत्म हो गया केस, बस इतनी सी बात थी, मतलब मैं बोल दिया, जजमेंट में बोल दिया कि मेंटेन करना है, सेक्शन 125 लगेगा, ओके, बस इतनी सी बात। नहीं, नहीं भैया नहीं, यही नहीं हुआ।
बहुत ज्यादा आगे बातें भी हुई, लेकिन आगे की बातों को और बेसिकली इस केस के कुछ ऐसे पहलू हैं, उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि लॉज कितने टाइप के होते हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि पर्सनल लॉ पे क्या सीआरपीसी अप्लाई होगा, तो ये पर्सनल लॉ चीज क्या है और ये सीआरपीसी किसके अंडर आता है। तो टाइप ऑफ लॉज की बात करें तो देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉज, दैट इज सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और पर्सनल लॉ। 3 टाइप के लॉज होते हैं हमारे। ठीक है, देखिए सिविल लॉ क्या होता है, जैसे ए और बी का आपस में हुआ झगड़ा एंड वो चलेगा एक कोर्ट में, तो कोर्ट किस कोर्ट में जाएंगे, सिविल लॉ में, सिविल लॉ में जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनका कोई भी झगड़ा हो जाता है तो कहाँ जाएंगे, सिविल मैटर है, आपस का मैटर है, सॉल्व कर देंगे कोर्ट में। और कहाँ जाएंगे, सिविल लॉ, सिविल कोर्ट लगेगा। क्रिमिनल लॉ मतलब ए ने क्या करी, हत्या कर दी बी की, अब कहाँ जाएंगे, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया ना, तो कहाँ जाएंगे बंधु, तो कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। अब बात आती है पर्सनल लॉज की कि ये क्या सिनेरियो है। मुद्दा ही यही है, आज तक जो मुद्दा है वो यही चल रहा है, पर्सनल लॉ। तो पता होना चाहिए कि पर्सनल लॉ आखिर है क्या। देखिए, अगर पर्सनल लॉ की बात करें ना, तो ये हमारे कुछ 10% ऑफ द सिविल मैटर्स है, 10% ऑफ द सिविल मैटर्स। ठीक है, ज्यादातर सिविल लॉ सब पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं 10% मान लीजिए जो पर्सनल लॉज में आ जाते हैं, दैट इज मैरिज। मैरिज की बात करें तो पर्सनल लॉ है, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है फॉर हिंदूज और मुस्लिम मैरिज एक्ट बना है फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो अलग अलग मैरिज एक्ट जो हिंदू का है अलग बात करता है, मुस्लिम का अलग बात करता है। ठीक है, तो मुस्लिम्स जो हैं शादी करते हैं अपने मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग और हिंदू शादी करता है अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बात हुई पर्सनल लॉ कि रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपका जो लॉ है वो अलग हो रहा है। अब इसको किसके साथ जोड़ना है, ये पॉइंटर्स जोड़ने हैं केस के साथ। क्यों कहा अब्दुल खान ने कि मेरा जो केस है, मेरा जो मुस्लिम लॉ है वो बात नहीं करता किसके बारे में, मेंटेनेंस के बारे में आफ्टर डाइवोर्स, क्यों कहा, क्या ऐसी बात है मुस्लिम लॉ में कही गई, तो यही हम देखते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट सीधे सीधे बात करता है कि अगर एक हिंदू वुमेन के साथ शादी करते हैं तो क्या होगा, तो बढ़िया उनकी शादी होगी। लेकिन बाई चांस अगर डाइवोर्स तक की बात आ गई तो सेक्शन 13 अपना बात करता है डाइवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट में। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो हस्बैंड है उनको वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, लीगली बाउंड टू मेंटेन द वाइफ, उनको वाइफ को कुछ पैसा ऐसा देना पड़ेगा कि वाइफ जो है अपने आप को मेंटेन कर पाए, ये हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है। लेकिन वही मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या बोलता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट बोलता है कि देखिए, जब मुस्लिम मैन मुस्लिम वुमेन के साथ शादी करते हैं, ओके बहुत बढ़िया, लेकिन जब इनका हो गया डाइवोर्स, तो डाइवोर्स के बाद जो मुस्लिम मैन है उनकी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं रह जाती मुस्लिम वुमेन को मेंटेन करने के लिए आफ्टर डाइवोर्स, ये कहा गया है मुस्लिम लॉ में। तो यही तभी तो मुद्दा आया, तभी तो अब्दुल साहब ने ये कहा कि मेरे मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है, मेरे पर सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता। अब आ जाइए हमारे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, क्या बात करता है हमारा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। वेट अ सेकेंड, हाँ जी, क्या बात करता है हमारा सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी बात करता है एनी मैन, सबसे पहले एनी मैन, कोई भी पर्सन अगर वो अपने आप ऐसा फाइनेंशियली अगर वो स्टेबल है तो उसको किसको मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने अपने एजिंग पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और अपने माइनर चिल्ड्रन को मेंटेन करना पड़ेगा। ये यहां पर बात आती है, सेक्शन 25 सीआरपीसी कहता है जो ये तीनों कैटेगरी जो हमने बात की, अगर दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो जो किसी भी पर्सन है उसको अपनी वाइफ को मेंटेन, माइनर चिल्ड्रन को मेंटेन और एजिंग पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहां पर आती है वाइफ की टर्म। वाइफ कौन है, वाइफ हमारी इंक्लूड यहां पर की गई हैं जिनको आपने डाइवोर्स भी दे दिया है, वो वाइफ भी यहां पर इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू आ जाता है। सेक्शन 125 इंक्लूड करता है वो वाइफ, मतलब वो कहता है कि डाइवोर्स हो गया, लेकिन जब तक उन्होंने रीमैरिज नहीं की है तब तक आपकी वो कहिए वाइफ ही हैं, ठीक है? तो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? उनको मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 125 सीआरपीसी ये बात करता है। तभी तो हमारी शाहबानो जो हैं इस सेक्शन के अंडर अपनी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने क्या किया? विशन लेकर आई, ठीक है? यही तो बात लेकर आई वो अपने केस में। तो इस तरह से देखिए पहलू जुड़ रहे हैं, अब इस तरह से चेन जुड़ रही है। ये पहलू आया, ठीक है? अब्दुल खान ने कहा लेकिन मेरा लॉ तो कहता है कि मुझे मेंटेन नहीं करना, और जजमेंट क्या आई? जजमेंट आई कि जनाब जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है, अगर आपका लॉ कहता है कुछ भी लेकिन ये अप्लाई करेगा उसमें भी, ठीक है? तो अगर पर्सनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर जाए हमारे मेन लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 के साथ, तो सेक्शन 125 ओवरराइड करेगा और ये यहाँ पर बात आएगी। ये तो पूरी हमने जजमेंट की कहानी देखी। तो क्या यहीं पर खत्म हो गया सिलसिला? नहीं, यहीं पर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। देखिए ये जब जजमेंट आई ना शाहबानो की केस की, तो बहुत ही ज़्यादा दंगे-फ़साद हुए, इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको ये जजमेंट पसंद ही नहीं आई। ठीक है? मेनली देखिए वुमेन को तो ये जजमेंट ऑब्वियसली उनके हित में थी तो ये जजमेंट पसंद आई, लेकिन जो मेल कैटेगरी थी ऑफ मुस्लिम्स उनको ये जजमेंट पसंद नहीं आई, बहुत रिवोल्ट हुए और बहुत ही डिबेट्स चली इस जजमेंट को लेकर। तो उस समय अब क्या इंक्लूड हुआ हुआ यहाँ पर? अब आई यहाँ पर राजनीति, पॉलिटिक्स। उस समय हमारे राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी ने देखिए, क्योंकि उस जो राजीव गांधी थे बहुत ही मेजॉरिटी से जीते गए थे और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उन्होंने उनको काफी वोट दिए गए थे। तो राजीव गांधी ने एक के जो लॉ था वो इम्प्लीमेंट करवाया, एंड व्हाट वाज दैट? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। शाहबानो के बाद उन्होंने ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट करवाया। अब ये एक्ट क्या बात करता था? ये बात करता था कि मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन शुड बी एंटाइटल्ड टू एडिक्वेट एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टिल द इद्दत पीरियड। सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही उनको मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद में उनको मेंटेन नहीं किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली एक्ट बना दिया गया। और इस एक्ट की पहली लाइन पता क्या थी? इस एक्ट की पहली लाइन थी कि बिकॉज द शाहबानो केस has mentioned this thing, that's why we are introducing this act। कि सीआरपीसी उसमें 125 अप्लाई होता है, तभी हम ये एक्ट लेकर आए हैं मुस्लिम वुमेन के लिए। और ऐसा उस समय की पॉलिटिक्स को लगा, उस समय की जो हमारे गवर्नमेंट थी उनको ये लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा एक्ट हमने बना दिया, ठीक है? ये तो मुस्लिम वुमेन के हित में बनाया। लेकिन मुस्लिम जो वुमेन थी वो इस एक्ट से खुश नहीं थी, बिकॉज ये देखिए टाइम बार कर दिया, इद्दत पीरियड तक ही कर दिया, उसके बाद एक मुस्लिम वुमेन का क्या जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती? क्या उसकी गलती है कि उसको डाइवोर्स दे दिया गया? ठीक है? या फिर अगर उसको डिसऑन कर दिया है, उनके बच्चों तक को डिसऑन कर दिया, वो अपने आप को कैसे पालेंगी? ठीक है? तो यही जो सवाल थे, यही आते गए, बहुत ही सिलसिला जो है वो चलता गया। ठीक है? अब हम अगर हम बात करें, अब हम मेजरली बात करेंगे आर्टिकल 44 के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, ठीक है? अब डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहा जाता है कि इसको करना चाहिए। दिस इज नॉट मैंडेटरी, लॉ इन्फोर्स नहीं करता इसको, बिल्कुल इन्फोर्स नहीं करता कि जैसे रूल है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं। बट इसको ये बोला गया है कि ये आपको करना चाहिए, ठीक है? तो जो लॉ मेकर थे हमारा उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो देखिए आर्टिकल 44 क्योंकि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बर्थ, किसी भी स्टेट का हो, उस पर जो हमारे इंडिया के लॉज हैं सिविल क्रिमिनल वो सब सेम अप्लाई होंगे। कुछ डिस्क्रिमिनेट है नहीं होगा कि ए पर्सन पर कुछ और अप्लाई किया गया और बी पर्सन पर कुछ और अप्लाई किया गया। ए पर्सन अगर हिंदू है और बी अगर मुस्लिम है तो ऐसा नहीं होगा कि इन पर अलग अलग लॉ जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे, नहीं, उन पर सेम लॉ अप्लाई किया जाएगा। यही हमारा बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर आप सिविल से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो भाई, तो देखिए सिविल क्या है हमारा बात करता है, ठीक है? सिविल एक तरह से पर्सनल लॉ के बारे में बात कर रहा है। हमने देख लिया सिविल, क्रिमिनल, पर्सनल, तो यहाँ पे पर्सनल लॉज के बारे में बात की जा रही है।
सिविल केसेस के 10% ऑफ द केसेस जो हमारे पर्सनल में आते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि पर्सनल लॉ जो हैं वो नहीं अप्लाई होंगे, एक ही लॉ अप्लाई होगा सब पर। आर्टिकल 44 बात करता है ये हमारी। लेकिन अगर हम बात करें उस समय जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो क्या अगर हम आर्टिकल 44 को मैंडेटरी कर देते, तो क्या ये उस समय ये चलता? ठीक है? देखिए हमारी जो इंडिया है, इंडिया में अलग-अलग किस्म के लोग हैं। अगर इवन हम 10 किलोमीटर दूर ही चले जाते हैं ना, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो रिलीजन की बात तो बहुत बड़ी आ जाती है। ठीक है? तो हर एक रिलीजन का एक अपना पर्सनल लॉ होता है। तो उस समय इस लॉ को आर्टिकल 44 को मैंडेटरी करना नहीं था पॉसिबल। लेकिन आज की भी अगर बात करें, तो आज भी क्या ये अप्लाई हुआ है? आज भी ये अप्लाई नहीं हुआ। आज भी ये अप्लाई नहीं हुआ है। अब देखिए, जब सीजे चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, उस केस में हम किसकी बात करें, शाहबानो केस में भी उन्होंने ये कहा था, जब जजमेंट देते टाइम, कि अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉज व्हिच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। अ बिगिनिंग हैज टू बी मेड इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव एनी मीनिंग। उस समय तक ये बात कही गई थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक प्रॉपर सिविल कोड अप्लाई करेंगे, तो इससे जो भी ये जो डिस्पेरिट लॉयल्टीज है लॉ को लेकर, वो इंटीग्रेट हो जाएगी, नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगी। और कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ठीक है? अब बिगिनिंग हैज टू बी मेड इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव एनी मीनिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने मीनिंग रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई एक बात कही गई है, तो उसका कुछ तो पहलू होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, आज का भी सिनेरियो की बात करें, तो कहाँ पर यूजीसी अप्लाई किया जा रहा है? नहीं अप्लाई हो रहा। बट अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड सून इन उत्तराखंड। ये बात कही गई है हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई होगा। एंड एक पर्टिकुलर, बहुत ही एक वाइड कंसेप्ट की बात करें, तो इट विल बी द फर्स्ट स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा। अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है कि गोवा की बात करें, यो गोवा में भी तो यूसीसी अप्लाई होता है ना। जी, गोवा में भी यूसीसी अप्लाई होता है। देखिए, गोवा में जो पुर्तगालीज जो थे लॉ, उस तरह से ये लॉ चलता है। बट गोवा का क्या सिनेरियो है, वहां पर मैरिज रिलेटेड लॉ तो सेम है, लेकिन कुछ कुछ रिजर्वेशंस भी दी गई हैं गोवा में। तो इसलिए ऐसा नहीं कहते, इसलिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट आ जाता है कि गोवा में पूरी तरह से यूसीसी अप्लाई नहीं हुआ है। बट गोवा में भी मैरिज रिलेटेड लॉज कहें तो यूसीसी अप्लाई होता है। लेकिन उत्तराखंड में कहा गया है बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी अप्लाई होगा। अब ये सारा हमने केस भी एनालाइज कर लिया, आर्टिकल 44 देख लिया हमने, हमने सेक्शन 125 सीआरपीसी देख लिया। अब आप कंक्लूड कीजिए कि क्या यूसीसी अप्लाई करना है या नहीं करना है। कुछ ऐसे पहलू होते हैं ना, जो पहलू होते हैं जो अपने पर छोड़ देने चाहिए। मैं ये पहलू आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आप मुझे बताइए कि यूसीसी क्यों अप्लाई होना चाहिए, और क्या ये अप्लाई होना चाहिए हमारे पूरे इंडिया में कि नहीं। ठीक है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे हमारे जो एग्जाम्स है, बी इट यूपीएससी, बी इट जुडिशरी, ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स आ जाती हैं, तो अगर ये जजमेंट आएंगी, तो कंक्लूड आप क्या करते हैं? यू वांट टू बी ऑफिसर, आप चाहते हैं कि आप आईएएस बने, आप चाहते हैं आप जज बने, लेकिन आपका पहलू क्या है इससे रिलेटेड? यू विल टेल मी। ठीक है, कि यूसीसी अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो प्लीज गिव मी द स्पेसिफिक रीजंस कि क्यों ये अप्लाई होना चाहिए। ठीक है? तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने पूरे केस को अच्छे से समझ लिया होगा। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने अच्छे से बात करी, जो अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है वो भी हमने बात की, और सेक्शन 125 को भी अच्छे से एनालाइज़ किया, राइट? तो आई होप आपको ये जजमेंट पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे, पहलू के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ और अपनी जो स्टडीज आपकी चल रही हैं उनका ध्यान रखिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।